नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस बुक समरी में। तो आज आपके लिए लेकर के आए हैं चिकन सूप फॉर द सोल की बुक समरी। दोस्तों, आज का समाज समस्याओं से प्रभावित है और हम भी इस समाज का हिस्सा होने के कारण यही समस्याएं हमें उम्मीद की कमी महसूस कराती है और हमारे टारगेटेड पाथ से हमें डार्कनेस और उदासी में ले जाती है। आराम, प्रेरणा और नई उम्मीद को खोजने के लिए हमें कुछ करना होगा। ऐसी किताब है जो हमें याद दिलाती है कि सबसे डार्केस्ट टाइम में लाइट होती है और हर व्यक्ति में जीतने, स्वस्थ होने और अच्छा बनने की कैपेसिटी होती है। इसलिए हमें उम्मीद की राह पर वापस लाने के लिए हम इस तरह की एक किताब का समरी आज आपको बताने वाले हैं जो कि हम सभी को इंस्पायर करेगी। आज हम चिकन सूप फॉर द सोल किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे जैक कैनफील्ड और मार्क विक्टर हैंसन ने लिखी है। जब भी आप सर्च करेंगे कि आज तक की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली और सबसे फेमस है सेल्फ हेल्प या इम्प्रूवमेंट किताब कौन सी है, तो आप इस किताब का नाम टॉप पर पाएंगे। इसकी आज तक 100 मिलियन से ज़्यादा प्रतियां बेची जा चुकी है, जो इस जनरेशन की सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इस किताब में बहुत सी कहानियाँ हैं। तो हमने ये फैसला किया है कि क्यों ना इस किताब की समरी आपके साथ साझा की जाए। ऑथर बताते हैं कि एक बार उनका एक दोस्त सूर्यास्त के समय एक सुनसान मैक्सिकन बीच पर टहल रहा था। जब वो टहल रहा था तभी उसे दूर एक और आदमी दिखाई दिया। जैसे जैसे वह उस आदमी के करीब आया उसने देखा कि वो वहीं का रहने वाला एक नेटिव आदमी था जो नीचे झुककर कुछ उठाकर पानी में फेंक रहा था। वह बार बार उस चीज़ को समुद्र में फेंकने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही ऑथर का दोस्त उस आदमी के और करीब आया, उसने देखा कि वह आदमी स्टार फिश उठा रहा था जो बीच के किनारे पर आ गई थी और वह उसे दोबारा पानी में फेंक रहा था। ऑथर का दोस्त हैरानी के साथ उस आदमी के पास पहुंचा और कहा, गुड इवनिंग दोस्त, मैं सोच रहा था कि तुम क्या कर रहे हो। उस आदमी ने जवाब दिया कि मैं इन स्टार फिश को वापस समुद्र में फेंक रहा हूँ। आपको भी पता है कि अभी कुछ घंटे पहले तेज लहरों में यह मछलियाँ समुद्र से बाहर आकर यहाँ आकर गिर गई थी। अगर मैं इन्हें वापस समुद्र में नहीं फेंकूंगा तो ये मर जाएगी क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की कमी है। ऑथर के दोस्त ने कहा, लेकिन इस बीच पर इस तरह की हज़ारों स्टार फिश होगी तो आप सब तक नहीं पहुँच सकते और उनकी जान नहीं बचा सकते। यह बहुत मुश्किल काम है। तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा? नेटिव आदमी ने मुस्कुराते हुए दूसरी स्टार फिश को उठाया और उसे समुद्र में फेंकते हुए बोला, इस एक से थोड़ा तो फ़र्क पड़ेगा और मेरे दिल को खुशी होगी कि मैंने उनकी मदद के लिए जो कर सकता था वो मैंने किया। इसी तरह हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी कंडीशन आती है जब हम एक एफर्ट से कोई बड़ा मनचाहा बदलाव नहीं ला सकते, लेकिन उस नेटिव की तरह एक एक करके छोटे छोटे एफर्ट्स करने से आप पूरी सिचुएशन को बेहतर बना सकते हैं। इस किताब से हम सभी की तरह इसी तरह की इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल कहानियों के बारे में जानेंगे। अमेरिका के 2 सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले इंस्पिरेशनल स्पीकर ने अपनी इस इकट्ठा की गई कहानी में से सबसे अच्छी किताब में बताया कि जिन्होंने हर जगह लोगों के दिलों को छुआ है। कैनफील्ड और हैंसन अपने जीवन में हार से जीत दिलाने के लिए अपनी कहानियों के जरिए विजडम, नॉलेज, होप और इम्प्रूवमेंट हासिल करने में मदद करते हैं। हर कोई इस किताब के बारे में बात करता है। इस किताब के 20 साल बाद भी यह बेस्ट सेलर बनकर दुनिया भर के लोगों की ज़िंदगी को बदल रही है। रोज़मर्रा के मैजिक्स के बारे में कहानियों के साथ इंस्पिरेशन की पावर हमारी आत्मा को रोशन करने का सबसे अच्छा तरीका है। चाहे आप पहली बार आत्मा के लिए इस किताब को पढ़ने जा रहे हो या फिर चाहे आप लंबे समय से इस किताब को पढ़ रहे हो, यह किताब आपको एक बेहतर इंसान बनाने, अपनी हाईएस्ट कैपेसिटी तक पहुँचाने, अपने चैलेंज पर काबू पाने और अपने आसपास की दुनिया को अपनाने के लिए इंस्पायर करेगी। किताब को अच्छे समझने के लिए हम आज आपको इस किताब में 13 कहानियों में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली कहानी से। कहानी फर्स्ट है, प्यार एक रचनात्मक शक्ति, क्रिएटिव फोर्स है। मदर टेरेसा ने कहा कि जहाँ भी जाए प्यार फैलाए, लेकिन सबसे पहले अपने घर से, यानी कि मतलब अपने परिवार को, बच्चों को, अपनी पत्नी को या पति को, पड़ोसियों को प्यार दो। बेहतर और खुश हुए बिना किसी को कभी भी अपने पास से जाने ना दे। दुनिया में प्यार मौजूद है और उसको महसूस करे। एक कॉलेज प्रोफेसर ने 200 बस्तियों में रहने वाले लड़कों को
साइकोलॉजी पढ़ाई थी। उन्होंने हर एक स्टूडेंट से उनके फ्यूचर का असेसमेंट करने के लिए कहा गया, जिनमें से हर एक ने लिखा कि उन्हें मौका ही नहीं मिला। 25 साल बाद सोशियोलॉजी के एक और प्रोफेसर ने उनके बारे में रिसर्च किया, जिनमें से 20 स्टूडेंट्स के मारे और ये चले जाने के बाद बचे 180 स्टूडेंट्स में से 176 स्टूडेंट्स ने डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर या किसी न किसी रूप में सक्सेस हासिल की, जिसे देखकर दूसरे प्रोफेसर हैरान हो गए और इस जादू का पता लगाने के लिए उस प्रोफेसर से मिले जिसने इन स्टूडेंट्स को पढ़ाया था। पूछे जाने पर उन्होंने एक ही जवाब दिया, यह इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि मैं उन बच्चों से प्यार करती थी। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि आप प्यार के जरिए कुछ भी सच कर सकते हैं। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके सपने या गोल्स कितने ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप प्यार से अपने काम को करते हैं तो आप आसानी से सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। इसलिए खुद से और दूसरों से प्यार की भावना को बनाए रखें। कहानी नंबर 2, गले लगाने वाला जज। ली एक रिटायर्ड जज है। अपने करियर के एक पॉइंट पर ली ने महसूस किया कि प्यार सबसे पावरफुल है। उसके बाद उन्होंने सबको गले लगाना शुरू कर दिया। उनकी कार के बम्पर पर लिखा हुआ था, मुझे परेशान मत करो, मुझे गले लगाओ। ली लोगों को गले लगाने के बदले में एक लाल दिल वाला स्टिकर देते थे। धीरे धीरे वह इतने फेमस हो गए कि उन्हें सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पर गले लगाने का चैलेंज दिया गया। ली ने अमीर से गरीब सभी को गले लगाया और सबसे खतरनाक कहे जाने वाले एक बस ड्राइवर को भी गले लगाया। इसके बाद ली गंभीर रूप से बीमार लोगों को गले लगाने के लिए निकल पड़े, जो कि उनकी ज़िंदगी में पहली बार था। शुरुआत में वो थोड़ा डरे, लेकिन इसके बाद उन्होंने सभी को गले लगाया। इस बीच एक ऐसा मरीज था जो गंभीर रूप से बीमार था और बुरी तरीके से टूट चुका था, जिसकी वजह से वह कभी अस्थायी नहीं था। लेकिन ली के गले लगाने के बाद एक जादू सा हुआ। कई सालों बाद लोगों ने उसे हंसते हुए देखा, जिसकी वजह से सभी बहुत खुश हो गए, मानो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो गया। इसलिए कहते हैं बदलाव लाना बहुत आसान होता है। इस कहानी का मतलब यह हुआ कि आप अपने प्यार, काइंडनेस और सच्ची भावना के साथ लोगों की ज़िंदगी और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही आसानी से बदल सकते हैं। ये करना बहुत ही आसान होता है। बस प्यार की भावना के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे और लोगों से घुलने मिलने की कोशिश करें। ज़रूरत पड़ने पर अपने दर्द को बांटकर अच्छा महसूस करें। कहानी नंबर 3, आप कौन है इससे फ़र्क पड़ता है। न्यूयॉर्क में एक टीचर ने अपने से बड़े टीचर्स को उनके किए गए कंट्रीब्यूशन को बताकर एक ऑनर करने का फैसला किया। फिर उसने ऐसा ही क्लास के हर बच्चे को आगे बुलाकर किया। हर एक बच्चे को एक नीली रिबन वाला मेडल दिया गया, जिस पर लिखा था, मैं कौन हूँ इससे फ़र्क पड़ता है। फिर एक प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए उस टीचर ने बच्चों को और 3 रिबन दिए और कहा कि जाके यह रिबन उन्हें दे जिन्हें आप ऑनर करने लायक समझते हैं। फिर उन बच्चों ने ऐसा ही किया और रिबन कुछ लोगों को दिया। फिर उन्हें भी आगे कुछ लोगों को ऑनर करने के लिए नीला रिबन देने को कहा। उस बच्चे ने वह रिबन जिस वर्कर को दिया था, उस वर्कर ने वह रिबन जाकर अपने बॉस को दिया और उसे मेहनती कहकर ऑनर किया। जिसके बाद उसने अपने बॉस को भी एक रिबन देकर प्रोजेक्ट को आगे जारी कर रखने के लिए कहा। जिसके बाद उसका बॉस सोच रहा था कि यह रिबन किसको दे। वह अपने घर गया और उसने यह रिबन अपने बेटे को दे दिया। उससे कहा कि मैं काफ़ी बिजी रहता हूँ, जिसकी वजह से मैं आपका ध्यान नहीं दे पाता हूँ और कभी कभी आपके नंबर कम आने से आप पर चिल्लाता भी हूँ। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप असल में एक बहुत छोटे बेटे हैं और आप मेरी ज़िंदगी में अपनी माँ के बाद दूसरे इंसान हैं जिसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। जिस पर उसका बेटा रोकर चिल्लाने लगा और पूरी तरीके से हैरान हो गया। उसने अपने पापा से कहा, मैं कल सुसाइड करने वाला था क्योंकि मुझे लगा था कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन अब मुझे इस रिबन की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता चल गया कि आप मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और इसी तरह एक छोटी सी कोशिश के जरिए किसी की ज़िंदगी बच गई। कहानी का मतलब ये हुआ कि आप क्या है, यह एक फ़र्क बनाता है। आप किसी तरह के लोगों को ट्रीट करते हैं, यह उनकी ज़िंदगी को काफ़ी मायने में बदल सकता है। अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए खुद की खूबियों को पहचानें और खुद पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़े। कहानी नंबर 1, भाई ऐसा भी। पॉल नाम के लड़के को उसके भाई ने क्रिसमस पर एक कार गिफ्ट की, जिसके बाद वह उस कार को लेकर घूमने निकल गया। पार्किंग में जैक नाम का एक लड़का घूमते हुए आया और पॉल से पूछा, ये कार आपकी है?
तो उसने कहा कि हाँ, यह कार मेरी है, मुझे मेरे भाई ने गिफ्ट की है। तब जैक बहुत खुश हो गया। उसने कहा कि इसका मतलब आपका इसमें एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ है। पॉल ने कहा हाँ। तो इस पर जैक ने कहा कितनी अच्छी बात है, काश मेरा भाई भी ऐसा होता। ऐसे में पॉल ने उससे कहा कि क्या आप मेरी कार में राइड करना चाहते हैं। तो जैक ने हाँ कहा और दोनों राइड के लिए निकल गए। राइड करते करते वे जैक के घर पहुंचे और जैक ने उसे वहां रुकने के लिए कहा। तब जैक भागते हुए गया और अपने घर से अपने भाई को नीचे लेके आया जो कि हैंडीकैप था। उसने अपने भाई से कहा, देखो यह कार वहाँ खड़ी है, एक दिन मैं भी तुम्हें यही देने वाला हूँ। फिर तुम क्रिसमस की रात को खूब मजे करना और सब कुछ अपनी खिड़की से बैठकर देखना। यह देखकर पॉल की आंखें भर गई और वह उन दोनों भाइयों को अपनी कार में बैठाकर राइड के लिए निकल गया। और जैसा कि जीसस ने कहा कि देना सबसे ज़्यादा अमीरी का काम होता है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपना जीवन में क्या मिला है ये ज़्यादा मायने नहीं रखता, बल्कि सबसे ज़्यादा यह मायने रखता है कि आप दूसरों को क्या देने के लिए तैयार रहते हो। अगर आप दूसरों को खुशी बांट सकते हो तो आपको यकीनन अपनी ज़िंदगी में खुशी मिलेगी। लेने के लिए सबसे पहले देना सीखिए, ऐसा करके आप अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना देंगे। कहानी नंबर 5 पे एक सरल इशारा। हम में से हर कोई ना अपनी ज़िंदगी में महान बन सकता है। सेवा करने के लिए आपको किसी भी मुश्किल काम को करने की ज़रूरत नहीं है। हम में से हर कोई सेवा कर सकता है। सेवा करने के लिए आपको बस एक दयाभर दिल की ज़रूरत होती है। एक दिन मार्क अपने स्कूल से घर जा रहा था और उसके सामने एक लड़का फिसल गया, जिसके बाद उसकी सारी चीज़ें बिखर गई। मार्क ने उसकी हर एक चीज़ उठाने में मदद की। फिर उसके बाद चलते चलते मार्क को पता चला कि उसका नाम बिल था, जो कि हिस्ट्री, वीडियो गेम और बेसबॉल से प्यार करता था। उसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ था। वो दोनों पहले बिल के घर पहुंचे और बिल ने मार्क को कोका और टेलीविज़न देखने के लिए इनवाइट किया। उसके बाद मार्क ने अपने घर वापस चला गया। उन दोनों ने एक दो बार साथ में लंच किया और जूनियर हाई स्कूल में एक साथ ग्रेजुएशन पूरी की। जिसके बाद बिल ने मार्क से बात करने के लिए कुछ समय मांगा और उसने मार्क को बताया कि क्या आप जानते कि मैं उस समय इतना सामान लेकर कहाँ जा रहा था। तब बिल ने बताया कि वह अपनी माँ की नींद की सारी गोलियां लेकर सुसाइड करने जा रहा था। लेकिन मार्क से मिलने के बाद बिल को एहसास हुआ कि उसके जाने के बाद उसके अपनों को कितना बुरा लगेगा। और मार्क से बात करने के बाद बिल को काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। जिसके बाद बिल ने मार्क को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि आपकी सेवा कभी भी किसी के लिए भले का काम कर सकती है। आपको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं हो सकता कि आपकी छोटी सी कोशिश से दूसरों की ज़िंदगी में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। इसलिए कभी भी सेवा करने से पीछे ना हटे। जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके लोगों की सेवा करने पर ध्यान दें। कहानी नंबर 6 मुस्कुराहट। हमेशा मुस्कुराते रहे, यह आपको प्यार बढ़ाने में मदद करता है। सेंट एक्सुपेरी एक लड़ाकू पायलट था जो कि नाजीज के खिलाफ लड़ा था और मारा गया था। दूसरी वर्ल्ड वार से पहले उन्होंने फासिस्ट के खिलाफ स्पेनिश सिविल वार में लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने उस पर आधारित एक किताब लिखी थी, एक कहानी लिखी थी जिसका टाइटल था द इस्माइल। हालांकि यह क्लियर नहीं है कि उनका मतलब काल्पनिक था या नहीं। उसने कहा कि उसे दुश्मन ने पकड़ लिया और प्राइजन की कोठरी में डाल दिया है। उसे यकीन था कि उसके जेलर्स से उसके खराब और रूड बिहेवियर के कारण उसे अगले दिन मार दिया जाएगा। उसे कैद कर लिया गया था और वो घबरा गया था। फिर वो अपनी जेब में हाथ टटोलने लगा। तब उसे अपनी जेब में एक सिगरेट मिली, लेकिन उसे माचिस नहीं मिली। तो इस पर उसने मुस्कुराते हुए जेलर से कहा, क्या आपके पास माचिस है? तो वो जेलर उसके पास आया और उसके सिगरेट को जलाया। जिसके बाद दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर मुस्कुराते रहे। फिर दोनों आपस में बात करने लगे और अपने परिवार की तस्वीरें दिखाने लगे। इसके बाद उसने कहा कि मुझे डर है कि इसके बाद मैं अपने परिवार को दोबारा नहीं देख पाऊंगा। और ऐसा सुनने के बाद दोनों की आंखों में आंसू भर आए। लेकिन जिसके बाद जेलर ने उसकी सेल को खोल दिया और पीछे के रास्ते से ले जाकर उसे शहर का रास्ता दिखा दिया और वह भी बिना कुछ कहे शहर की ओर लौट गया। सिर्फ एक छोटी सी मुस्कान ने उसकी जान बचा ली थी। कहानी नंबर 7 सबसे कोमल आवश्यकता। हम में से ज़्यादातर लोग काली बिल्ली के रास्ता काटने को बुरा सिग्नल मानते हैं। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि लोग काली बिल्ली के रास्ता काटने पर रुक जाते हैं और उस रास्ते से गुजरना बंद कर देते हैं।
वह तब तक इंतज़ार करते हैं जब तक कोई और उस रास्ते को पार नहीं कर लेता। लेकिन इसके साथ ही जब आप कोई बिल्ली पाल लेते हैं तो आप उस बिल्ली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और उसके गुस्से को शांत करने के लिए उसको सहलाते हैं, यहाँ तक कि आप उसे अपनी गोद में भी बैठा लेते हैं। बिल्ली गुस्से में गड़गड़ाती है और अगर आपने उस बिल्ली को पाल रखा तो यकीनन आप उसके गुस्से को शांत करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक इसी तरह बच्चे भी होते हैं। बच्चे भी छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाते हैं और आपको गुस्सा दिखाते हैं। कई बार आपको समझना मुश्किल हो सकता है, लेकिन उनको सिर्फ अपने प्यार की ज़रूरत होती है। जब आपका बच्चा आपके सामने उदास या गुस्से में हो तो उसे अकेला छोड़ने, गुस्सा दिखाने के बजाय उससे प्यार से बात करें। जितना हो सके उसके साथ रहकर उसकी परेशानी को दूर करने में उसकी मदद करें। ध्यान रखें, प्यार और सहारा बच्चों की सबसे कोमल ज़रूरत होती है, इसलिए अपने बच्चों को प्यार से समझने की पूरी कोशिश करें। कहानी नंबर 8, बिक्री के लिए पपीज़। एक स्टोर मालिक ने अपने दरवाजे के ऊपर पपीज़ फॉर सेल नाम का पोस्टर लगाया हुआ था। यह बच्चों को उन पपीज़ की तरह अट्रैक्ट करने का सबसे आसान तरीका था, जिसको देखकर एक बच्चा उनके पास गया और पूछा कि आप इन पपीज़ को कितने रुपए में बेचने जा रहे हो। मालिक ने जवाब दिया कि $30 से $50 में। छोटे बच्चे ने अपनी जेब से $2.37 निकाले, उससे कहा कि क्या मैं पपीज़ को देख सकता हूँ। इस पर स्टोर मालिक मुस्कुराया और उसने पपीज़ को बाहर बुलाया, जिनमें से एक पपी बहुत धीरे धीरे चल रहा था। उस बच्चे ने उस पपी को तुरंत बाहर निकाला और पूछा कि इस पपी को क्या हो गया है, जिस पर स्टोर मालिक ने बताया कि उस पपी के पास हिप सॉकेट नहीं है, जिसकी वजह से वह पपी हमेशा लंगड़ा ही रहेगा। जिसके बाद उस बच्चे ने कहा कि मैं इसी पपी को खरीदना चाहता हूँ, जिस पर स्टोर मालिक ने कहा कि आप इसे खरीदो मत, मैं इस पपी को आपको ऐसे ही दे देता हूँ। तब उस बच्चे ने कहा कि बिल्कुल नहीं, मैं इस पपी की पूरी कीमत चुकाऊंगा, क्योंकि इस पपी की कीमत भी बाकी पपीज़ की कीमत के बराबर ही है। उस बच्चे ने कहा कि मैं आपको $2.37.50 हर महीने दूंगा। दुकान के मालिक ने उससे पूछा कि क्या आप सच में इस पपी को खरीदना चाहेंगे? ये बाकी पपीज़ की तरह कभी भी तेज़ नहीं दौड़ पाएगा। तब उस बच्चे ने अपनी पैंट को ऊपर उठाया और अपनी नकली पैर को दिखाकर कहा, कोई बात नहीं, मैं भी तेज़ नहीं दौड़ सकता हूँ, कोई तो होगा जो मुझे समझ सकेगा। इस कहानी का सीधा सा मतलब यह हुआ कि आपकी कमी या डिजेबिलिटी आपकी कमज़ोरी बिल्कुल नहीं होती। आपकी किसी भी डिजेबिलिटी के कारण के होने से आपकी कीमत कम नहीं हो जाती। आपकी एबिलिटी की कीमत हमेशा सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए खुद को कभी भी कमज़ोर ना समझे और अपनी कमियों को एक्सेप्ट करते हुए उन्हें अपनी ताकत बनाए। कहानी नंबर 9, अपने आप से शुरू करें। वेस्टमिनिस्टर एबे के क्रिप्टस में से एक एंजेलियन बाइशॉप की कब्र पर ये शब्द लिखे गए थे, जब मैं छोटा और आज़ाद था और मेरी कल्पना की कोई लिमिट नहीं थी, मैंने दुनिया को बदलने का सपना देखा था। जैसे जैसे मैं बड़ा और समझदार होता गया, मुझे पता चला कि दुनिया नहीं बदलेगी। इसलिए मैंने अपनी नज़र कुछ कम कर ली और सिर्फ अपने देश को बदलने का फैसला लिया। लेकिन ये करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। जैसे जैसे वो और बड़ा होता गया, उसने सोचा कि वह अपने परिवार को बदल देगा। उसने अपने करीबी दोस्त और परिवार के लोगों को बदलने की कोशिश की, लेकिन यह भी नहीं हो सका। और जब वो अपनी आखिरी समय में पहुंच गया, तब उसे एहसास हुआ कि काश उसने सबसे पहले खुद को बदल लिया होता तो शायद अपने परिवार को बदल सकता था। और अगर वो अपने परिवार को बदल देता तो इसके साथ ही वह अपने देश को भी बदल सकता था। और जब वह अपने देश को बदल देता तो वह पूरी दुनिया को भी बदल सकने का सपना देख सकता था। सीधे शब्दों में कहे तो शुरुआत हमेशा खुद से ही करनी चाहिए। ध्यान रखिए कि आप दूसरों को कभी भी अपने अकॉर्डिंग बदल नहीं सकते, इसलिए जो बदलाव आप दुनिया या दूसरों में देखना चाहते हैं वो बदलाव खुद बने। जब आप खुद को बदलाव बनकर सबके सामने आएंगे तो आप यकीनन पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखते हुए कि खुद को बदल साथ ही आपको शुरुआत करनी होगी। कहानी नंबर 10, द बैग लेडी। एक औरत शहर के पोस्ट ऑफिस के पास काफ़ी बुरी हालत में सोती थी, जिसके कपड़ों से बदबू आती रहती थी। उसके दांत और शरीर बुरी तरह से गंदे हो चुके थे। उसके मुंह से बदबू महसूस की जा सकती थी। कुछ दिनों बाद पोस्ट ऑफिस को जल्द ही बंद कर दिया जाता था, जिसकी वजह से वह फुटपाथ पर सोती थी और वह अक्सर खुद से बड़बड़ाती रहती थी। वो गर्मियों में भी गर्म और ऊनी कपड़े पहनती थी। वह इतनी ज़्यादा पागल हो चुकी थी कि उसके अंदर दरवाजे के
उसने अंदर के दरवाजे घुसने की कोशिश भी समझ नहीं थी। बॉबी प्रोटीन जो कि एक इस कहानी के ऑथर हैं, उसको ढूंढते हुए उसके पास गए और उससे कहा कि माँ, मैं आपके लिए कुछ खाने की चीज़ें लाया हूँ, क्या आप इसे खाना पसंद करेगी? जिस पर उस बूढ़ी औरत ने अपने लड़खड़ाते हुए दांतों से बोला, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मेरा पेट अभी भरा हुआ है। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि आप इसे किसी ऐसे इंसान के पास क्यों नहीं ले जाते जिसे सच में इसकी ज़रूरत हो। जिस बात से पता चलता है कि वो औरत सिर्फ पैसों से गरीब नहीं थी, बल्कि अपने बिहेवियर से वह काफ़ी अमीर थी। इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि आपको कभी किसी के पैसों को देखकर उसके बिहेवियर का अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके दूसरों का ध्यान रखने के काम करने पर ध्यान दें। आपका बिहेवियर ही आपको दुनिया में पहचान दिला सकता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप दूसरों के सामने किस बिहेवियर का प्रतिनिधित्व करते हो। कहानी नंबर 11, इंसान होने के नियम। आप अपने शरीर को पसंद करें या ना करें, आपका समय पूरा होने तक आपको आपकी बॉडी मिलेगी, इसलिए अपनी बॉडी को इस्तेमाल सही तरीके से करें। आपको अपनी ज़िंदगी के हर मामले में एक सबक सीखने को मिलेगा। अपने सबक को अपनी ताकत बनाएं। आपकी हार आपको आगे बढ़ने के लिए उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है जितनी ज़्यादा आपकी जीत होती है, इसलिए अपनी हार से सीखकर आगे बढ़ने पर ध्यान दें। जब तक आप अपनी गलतियों से सीख नहीं लेते तब तक आप बार बार उस गलती को अपनी ज़िंदगी में महसूस करते रहते हैं। अपनी गलतियों को दोबारा दोहराने से बचें। आपकी ज़िंदगी की हर एक ख़राब सिचुएशन में आपके पास एक ऐसी सिचुएशन ज़रूर होती है जिससे आप अच्छा महसूस कर सकते हैं। आप इस दुनिया में सिर्फ सीखने के लिए आए हैं। सीखना कभी भी ख़त्म नहीं होता है। आप किसी इंसान से प्यार करें और नफ़रत तब तक ख़त्म नहीं कर सकते जब तक वह इंसान आपसे प्यार और नफ़रत ख़त्म नहीं कर सकता। आपके पास आपकी ज़रूरत के सभी रिसोर्सेज मौजूद होते हैं, बस उनको चुनकर आगे बढ़े। आपकी ज़िंदगी के सभी सवालों के जवाब आपके अंदर छुपे हुए हैं, बस खुद पर भरोसा रखिए और उन सवालों को ढूंढें। आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है वह सब कुछ आप एक दिन भूल जाएंगे। कहानी नंबर 12, पालन पोषण। आपके बच्चे अपने बच्चे नहीं हैं, वे आपके जरिए इससे दुनिया में ज़रूर आते हैं, लेकिन वे आपको आइडियाज़ को नहीं अपना सकते, क्योंकि हर एक इंसान के अपने अलग आइडियाज़ होते हैं। आप उनके शरीर को अपने पास रख सकते हैं, लेकिन उनकी आत्मा को नहीं। आप उनके जैसा बनने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने जैसा बनाने की कोशिश कभी भी ना करें, क्योंकि ज़िंदगी कभी पीछे की ओर नहीं जाती, ना ही समय आप कभी रुकता है। इसलिए उन्हें अपने तरह बनाने के बजाय उसी को बेहतर बनाएं जिस तरह वो है। इस कहानी का सीधा मतलब यह है कि समय काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे समय के साथ आगे बढ़े तो आपको भी समय के साथ आगे बढ़ना सीखना होगा। आप अपनी पुरानी सोच और आइडियाज़ के जरिए अपने बच्चों को कभी भी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, इसलिए अपने आइडियाज़ को समझने की कोशिश करें और वो जो अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं उसे करने में उनकी पूरी मदद करें। सिर्फ यही तरीका है कि जिसके ज़रिए आप अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं। कहानी नंबर 13, अपने सपनों को फॉलो करें। जैक का एक दोस्त है जिसका नाम मोंटी रोबोट्स है, जो कि सैन में घोड़ों के खेतों का मालिक है। उसने जैक को उसका घर का इस्तेमाल करने के लिए दिया था। मोंटी के पिता शुरुआत में घोड़ों के ट्रेनर थे, उसका करियर इससे काफ़ी इफेक्ट हुआ था। उस समय जब उसका पेपर आया तो उसमें उससे सपने के बारे में लिखा था, जिससे उसे बताना था कि वह क्या बनना चाहता है। उसने 7 पेज का पेपर लिखा जिसमें उसने लिखा था कि वह घोड़े के खेत का मालिक बनना चाहता है। उसने सब कुछ बहुत ही डेडिकेटेड में लिखा हुआ था और जब रिजल्ट आया तो उस पर वह फेल लिखा हुआ था। टीचर ने उससे कहा कि मुझसे आकर मिलो। मोंटी ने अपने टीचर से पूछा कि मुझे फेल क्यों किया गया। तब उसके टीचर ने जवाब दिया कि तुम्हारे जैसे मामूली लड़के के लिए यह सपना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है और तुम्हें अपने सपने को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी और इस सपने को तुम कभी भी पूरा नहीं कर सकते। टीचर ने उससे कहा कि अगर तुम पेपर में एक ऐसे गोल लिखोगे जिसे तुम पूरा कर सकते हो तो मैं तुम्हें पास कर दूंगा। मोंटी अपने घर गया और फिर सोचने लगा और काफ़ी सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वो अपने सपनों को पूरा करेगा। उसने अपने टीचर से कहा कि आप मुझे फेल ही रखिए, मैं अपना सपना पूरा करूंगा। और कुछ सालों बाद ठीक ऐसा ही हुआ, जिसके बाद टीचर ने उससे इस बात के लिए माफ़ी मांगी। मैंने कई बच्चों का सपना छीना है,
कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों की राय मानकर अपने सपनों के पीछे से नहीं हटना चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी कुछ करना चाहते हैं उसे करने का पूरा भरोसा बनाए रखें। तब तक काम करते रहे जब तक आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर लेते। आपका भरोसा और कड़ी मेहनत एक दिन आपके लिए कामगार साबित होगी और आपके हर सपने को सच करेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें निष्कर्ष मिलता है कि इस किताब से आपको यह निष्कर्ष मिलता है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए अपने प्यार की भावना को बनाए रखें, अपने और दूसरों के दुख दर्द को बांटना सीखें, अपनी उपलब्धियों के लिए खुद को अवार्ड दें और अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहें। लेने के लिए सबसे पहले देना सीखें और ऐसा करने से आप अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना देंगे। कभी भी सेवा करने से पीछे ना हटें, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके लोगों की सेवा करने पर ध्यान दें। अपनी ज़िंदगी की सभी परेशानियों का सामना मुस्कुराहट के साथ करें। अपने बच्चों को प्यार से समझने की पूरी कोशिश करें। अपनी कमियों को एक्सेप्ट करते हुए उन्हें अपनी ताकत बनाएं। अपनी ज़िंदगी या दुनिया में बदलाव लाने के लिए शुरुआत खुद को बदलने से करें। पैसों से अमीर बनने के साथ साथ दिल से अमीर बनने पर भी ध्यान दें। सही मायनों में इंसान बनने के लिए इन 10 रूल्स का हमेशा ध्यान रखना चाहिए जो कि हमने आपको इस कहानी में बताया है। अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उनके विचारों को समझने पर ध्यान दें। उनके काम में हमेशा उनका सपोर्ट करें। अपने खुद के सपने को पूरा करने पर ध्यान दें। तो दोस्तों, यह थी चिकन सूप फॉर द सोल बुक की बुक समरी। करता हूँ बुक समरी आपको अच्छी लगी होगी और ऐसी शानदार बुक समरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।